अनन्या का दिल जोर से धड़कने लगा। यही वह पल था जिसका उसे डर था। उसे लगा कि अब गायत्री देवी भी वही कहेंगी जो अक्सर टीवी सीरियलों या आस पड़ोस की औरतों की बातों में सुनने को मिलता है। अनन्या ने अपनी मुट्ठियां भींच ली, वह अंदर जाने ही वाली थी कि तभी गायत्री देवी की आवाज गूंजी। वह आवाज, जिसमें हमेशा एक कड़कपन रहता था, आज एकदम नर्म और गंभीर थी। दीदी, गायत्री देवी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यही तो हम पुरानी पीढ़ी की गलती है। हम बहुओं में बेटी ढूंढने का ढोंग तो करते हैं, लेकिन असल में हम एक आज्ञाकारी सेविका चाहते हैं। आप कह रही हैं कि मैं उस पर रोब जमाऊं। किस लिए? ताकि मेरा अहंकार संतुष्ट हो सके। अनन्या सन रह गई। उसने सांस लेना भी बंद कर दिया। ऊपर कहानी का एक भाग था, अब नीचे के भाग में पूरी कहानी पढ़े। अनन्या आज ऑफिस से जल्दी लौट आई थी क्योंकि उसके सिर में तेज दर्द था, लेकिन जैसे ही उसने मुख्य द्वार खोला उसे अपनी सास गायत्री देवी की आवाज सुनाई दी। वह फोन पर अपनी बड़ी बहन सरला मौसी से बात कर रही थी। अनन्या के कदम वहीं ठिठक गए। पिछले 6 महीनों में जब से उसकी शादी हुई थी, उसके मन में अपनी सास को लेकर एक अजीब सी धारणा बन गई थी। गायत्री देवी पुराने ख्यालात की असूलों वाली महिला थी। घर का हर सामान अपनी जगह पर होना चाहिए, खाने में मसालों का अनुपात सही होना चाहिए और पूजा पाठ का समय निश्चित होना चाहिए। ये सब बातें अनन्या को कभी कभी घुटन महसूस कराती थीं। उसे लगता था कि मम्मी जी उसे अपनी उंगलियों पर नचाना चाहती हैं। आज जब उसने उन्हें दबी आवाज में बात करते सुना तो उसका पुराना पूर्वाग्रह फिर से जाग उठा। उसे लगा कि जरूर उसकी बुराई हो रही होगी। अनन्या ने जूतों की आहट नहीं होने दी और दीवार की आड़ में खड़ी होकर सुनने लगी। उधर फोन पर सरला मौसी की तेज आवाज आ रही थी, जो शायद स्पीकर पर न होने के बावजूद कमरे की शांति में गूंज रही थी। अरे गायत्री, तू बहुत भोली है। आजकल की बहुओं को सिर पर नहीं चढ़ाना चाहिए। मैंने तो अपनी बहू को साफ कह दिया है कि नौकरी अपनी जगह है, लेकिन घर का काम तो उसे ही देखना पड़ेगा। अगर तूने अभी ढील दी तो बुढ़ापे में तेरे हाथ में पानी का गिलास भी नहीं आएगा। थोड़ा रोब जमा कर रखा कर। अनन्या का दिल जोर से धड़कने लगा। यही वह पल था जिसका उसे डर था। उसे लगा कि अब गायत्री देवी भी वही कहेंगी जो अक्सर टीवी सीरियलों या आस पड़ोस की औरतों की बातों में सुनने को मिलता है। अनन्या ने अपनी मुट्ठियां भींच ली, वह अंदर जाने ही वाली थी कि तभी गायत्री देवी की आवाज गूंजी। वह आवाज, जिसमें हमेशा एक कड़कपन रहता था, आज एकदम नर्म और गंभीर थी। दीदी, गायत्री देवी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यही तो हम पुरानी पीढ़ी की गलती है। हम बहुओं में बेटी ढूंढने का ढोंग तो करते हैं, लेकिन असल में हम एक आज्ञाकारी सेविका चाहते हैं। आप कह रही हैं कि मैं उस पर रोब जमाऊं। किस लिए? ताकि मेरा अहंकार संतुष्ट हो सके। अनन्या सन रह गई। उसने सांस लेना भी बंद कर दिया। गायत्री देवी आगे बोल रही थी, आप जानती हैं दीदी, अनन्या जब शाम को ऑफिस से आती है तो उसका चेहरा थका हुआ होता है। वह कॉर्पोरेट की दुनिया में मर्दों से कंधा मिलाकर चल रही है। वहां की राजनीति, वहां का तनाव, डेडलाइंस, वो सब झेलकर जब वह घर आए और मैं उससे यह कहूं कि जाओ रोटियां सेन को, क्योंकि मैं सास हूं, तो मुझमें और एक जालिम में क्या फर्क रह जाएगा। सरला मौसी शायद उधर से कुछ तर्क दे रही थी, लेकिन गायत्री देवी ने उन्हें बीच में ही टोक दिया। नहीं दीदी, सुनिए, मुझे याद है जब मेरी नई नई शादी हुई थी, मुझे पढ़ने का बहुत शौक था, याद है ना आपको? लेकिन बाबूजी और सासू माँ ने कहा कि घर संभालो, पढ़ाई से पेट नहीं भरता। मेरा वह सपना चूल्हे के धुएं में कहीं खो गया। आज जब मैं अनन्या को अपने लैपटॉप पर काम करते देखती हूँ, उसकी आंखों में वह चमक देखती हूँ जो कभी मेरी आंखों में थी, तो मुझे लगता है कि मैं जी रही हूँ। उसकी तरक्की मेरी तरक्की है। अनन्या की आंखों से अनचाहे आंसू बहने लगे। वह जिस महिला को कंट्रोल फ्रीक समझ रही थी, वह असल में उसकी ढाल बनी हुई थी। गायत्री देवी की बातें अभी खत्म नहीं हुई थीं। और रही बात घर के काम की, तो दीदी, जब तक मेरे हाथ पांव चल रहे हैं मैं घर संभाल सकती हूँ। और जिस दिन मैं नहीं कर पाऊंगी, मुझे यकीन है कि अनन्या मुझे संभालेगी। सम्मान डराकर नहीं, अपना कर पाया जाता है। मैं नहीं चाहती कि मेरी बहू घर आते ही यह सोचे कि उसे अब दूसरी नौकरी, घर का काम शुरू करनी है। मैं चाहती हूँ कि यह घर उसके लिए सुकून हो, न कि कोई ड्यूटी। फोन के उस पार शायद सरला मौसी खामोश हो गई थी। गायत्री देवी ने हंसते हुए बात खत्म की, इसलिए दीदी, आप अपनी बहू को भी थोड़ा उड़ने का मौका दीजिए। पिंजरे में बंद पंछी सिर्फ फड़फड़ा सकता है, गा नहीं सकता। और मुझे अपने आंगन में चहचहाहट चाहिए, फड़फड़ाहट नहीं। फोन कट गया। कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया, लेकिन इस बार वह सन्नाटा भारी नहीं था। उसमें एक पवित्रता थी।
अनन्या वहां से दबे पांव अपने कमरे में नहीं गई। उसने अपने आंसू पोंछे, एक गहरी सांस ली और सीधे ड्राइंग रूम में दाखिल हुई। गायत्री देवी सोफे पर बैठी अपनी पुरानी डायरी में कुछ लिख रही थी। अनन्या को अचानक देखकर वह थोड़ी सकपका गई। अरे बहू, तुम कब आए? आज इतनी जल्दी? सब ठीक तो है? गायत्री देवी ने चश्मा उतारते हुए पूछा। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। अनन्या कुछ देर तक उन्हें बस देखती रही। वह चेहरा, जिसे वह सख्त समझती थी, आज उसे दुनिया का सबसे सौम्य चेहरा लग रहा था। अनन्या ने अपना बैग सोफे पर रखा और बिना कुछ कहे गायत्री देवी की गोद में सिर रखकर जमीन पर बैठ गई। गायत्री देवी हैरान रह गईं। अरे अरे, क्या हुआ अनन्या? तबीयत तो ठीक है? किसी ने कुछ कहा क्या ऑफिस में? उन्होंने घबराकर अनन्या के सिर पर हाथ फेरा। अनन्या ने सिसकते हुए कहा, नहीं माँ, किसी ने कुछ नहीं कहा। बस आज मुझे पता चला कि मैं कितनी गलत थी। गलत? किस बात के लिए? गायत्री देवी ने स्नेह से पूछा। अनन्या ने सिर उठाया और उनकी आंखों में देखते हुए कहा, मैंने आपकी बातें सुन ली माँ। आप मौसी से बात कर रही थीं। गायत्री देवी का चेहरा थोड़ा फीका पड़ गया। उन्हें लगा कि शायद उनकी बहन की कड़वी बातों ने अनन्या को चोट पहुंचाई है। बेटा, सरला दीदी की बातों का बुरा मत मानना, वो पुराने जमाने की। नहीं माँ, अनन्या ने उनका हाथ थाम लिया। मैं मौसी की बात नहीं कर रही, मैं आपकी बात कर रही हूँ। आप मेरे लिए इतना सोचती हैं, आपने कभी जताया क्यों नहीं? मैं तो हमेशा यही सोचती थी कि आप मुझे टोकती रहती हैं क्योंकि आपको मेरा काम करना पसंद नहीं है। गायत्री देवी मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कान जिसमें अनुभव और ममता का सागर था। पगली लड़की, जताना क्या? प्यार कोई व्यापार थोड़ी है जिसका विज्ञापन किया जाए। मैं तुम्हें टोकती हूँ क्योंकि तुम अपना ख्याल नहीं रखती। सुबह बिना नाश्ता किए भागती हो, रात को देर तक जागती हो। ये घर तुम्हारा भी उतना ही है जितना मेरा। अगर मैं नींव हूं तो तुम इस घर की दीवारें और छत हो। अगर तुम कमजोर पड़ गईं तो घर कैसे टिकेगा? अनन्या को आज समझ आया कि क्यों सुबह उसकी टेबल पर बिना मांगे बादाम रखे होते थे, क्यों उसके कपड़े हमेशा सलीके से इस्त्री किए हुए मिलते थे और क्यों संडे को गायत्री देवी उसे जबरदस्ती देर तक सोने देती थी। वह जिसे दखलंदाजी समझ रही थी, वह असल में देखभाल थी। उस शाम घर का माहौल पूरी तरह बदल गया था। अनन्या ने अपनी सिरदर्द की गोली नहीं ली क्योंकि उसका दर्द उस भावनात्मक बोझ के उतरते ही गायब हो गया था जो वह महीनों से ढो रही थी। दोनों ने मिलकर शाम की चाय बनाई। आज अनन्या ने रसोई में गायत्री देवी को यह नहीं कहा कि आप रहने दीजिए, बल्कि उसने कहा, माँ, आज आप मुझे अपनी वाली स्पेशल अदरक की चाय बनाना सिखाइए। रात को जब अनन्या का पति रोहन घर आया तो वह हैरान रह गया। डाइनिंग टेबल पर हंसी मजाक चल रहा था। गायत्री देवी और अनन्या किसी पुरानी फिल्म के गाने को लेकर चर्चा कर रहे थे। रोहन ने अपनी माँ से पूछा, आज क्या खास है? कोई त्योहार है क्या? अनन्या ने गायत्री देवी की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, हाँ रोहन, आज मुझे मेरी असली माँ मिली है। ये कहानी हमें सिखाती है कि रिश्ते खून से नहीं, एहसास से बनते हैं। अक्सर हम सुनी सुनाई बातों और समाज के बनाए हुए रूढ़िवादी ढांचों के चश्मे से अपने रिश्तों को देखते हैं। सास बहू का रिश्ता हमेशा तकरार का हो, यह जरूरी नहीं। कई बार खामोशी के पीछे बहुत बड़ा त्याग और प्रेम छुपा होता है। जरूरत है तो बस उस दीवार के पीछे झांक कर देखने की। उस दिन के बाद सरला मौसी ने जब भी फोन किया, गायत्री देवी ने गर्व से अपनी बहू की उपलब्धियों का बखान किया। और अनन्या, उसने समझ लिया था कि उड़ान भरने के लिए सिर्फ पंखों की नहीं, बल्कि एक ऐसे पेड़ की भी जरूरत होती है जिस पर लौटकर वो सुस्ता सके। और गायत्री देवी उसके लिए वही बरगद का पेड़ थी। घर अब सिर्फ ईंट पत्थर का मकान नहीं था, वो दो पीढ़ियों के संगम का एक खूबसूरत मंदिर बन गया था।